हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगम ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली जुडिशरी के बारे में। जैसा आप सबको पता है और आप सबको इंतज़ार भी है कि दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम कब आने वाला है या कब आएगा, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा हो गया है जब लास्ट दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अभी न्यूज़ नहीं है। बट लास्ट एग्ज़ाम जो दिल्ली जुडिशरी का हुआ था वो अभी आई थिंक एक लॉन्ग स्पैन हो गया है उसको हुए। तो अभी क्या है कि जब तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं आता है तो क्यों ना उसका सिलेबस को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया जाए, ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें कि जब भी एग्ज़ाम आएगा तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ अच्छे से हम उसको टैकल कर सकेंगे। तो अगर आप दिल्ली जुडिशरी के सिलेबस की बात करें, जैसा आप सबको पता है कि कोई भी जुडिशरी का एग्ज़ाम 3 फेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। इसी तरह से दिल्ली जुडिशरी जो है वो भी 3 फेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। दोस्तों, दिल्ली जुडिशरी वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन जुडिशियल एग्ज़ाम्स माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि अदर स्टेट्स की तरह उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जैसे कि आप अगर दिल्ली जुडिशरी के मेंस की बात करें तो उसमें ऑल्दो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि कॉन्सेप्ट कहाँ से बाहर हो सकता है। कॉन्सेप्ट तो आपने जो पढ़ा है वही पूछा जाता है, बट उसको पूछने का जो तरीका है ना वो थोड़ा अलग है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी नहीं है तो आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही लेंदी होते हैं, बहुत ही ऐसे फैक्चुअल सिचुएशन पे बेस्ड होंगे कि आपको पूछ कोई सिंपल सी चीज़ रहा होगा बट उसको इस तरह से उन्होंने दिखा रखा होगा कि 1-1.5 पेज क्वेश्चन आपका चला जाएगा क्वेश्चन में ही पढ़ने में, या फिर आपका टाइम काफ़ी चला जाएगा और काफ़ी लेंदी लगेगा क्वेश्चन आपको देखने में। खैर, ये सब बातें तो मेंस की हैं। पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं और उससे पहले बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दिल्ली जुडिशरी में अपीयर होने के लिए। तो अगर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात करें तो बेसिकली अगर एज की बात करें तो मिनिमम या मैक्सिमम ये जो एज है वो 32 ईयर्स है। कि इसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स तो नहीं है कि जैसे अदर स्टेट्स की तरह ऐसा कोई नहीं है कि आपको इतने अटैम्प्ट्स मिलेंगे, बट हाँ 32 ईयर्स की एज के बाद आप दिल्ली जुडिशरी में अपीयर नहीं हो सकते हो। मैं लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप एक LLB ग्रेजुएट होने चाहिए। आप लॉ ग्रेजुएट हो तो आप दिल्ली जुडिशरी में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो। और एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ऑल्दो STs के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। और अगर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की हम बात करें, प्री जो है वो आपका 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे का होगा। और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 200 नंबर का पेपर होगा। एक पेपर होगा जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, इंक्लूडिंग इंग्लिश, GK और आपका जो लॉ पोर्शन है। तो अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपके नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस तरह से रहेंगे कुछ, कि जो सिलेबस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगा उसमें आपका इंग्लिश, GK, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CPC, CRPC, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, प्रिंसिपल्स गवर्निंग आर्बिट्रेशन लॉ यानी कि आर्बिट्रेशन लॉ आपका, और एविडेंस एक्ट, SRA और लिमिटेशन एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की। तो एक क्राइटेरिया ये भी है कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आपको 60% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ठीक है, और ऑल्दो उसमें एक ये क्लॉज भी है कि जैसे मान लीजिए 100 सीट्स हैं तो जो कमीशन है वो आपको 10 टाइम्स से ऊपर किसी स्टूडेंट को नहीं लेगी। जैसे मान लीजिए 100 सीट्स हैं तो जो मेंस में बच्चे पहुंचेंगे ना वो 1000 से ऊपर नहीं होंगे। 10 टाइम्स ऑफ दी सीट्स अवेलेबल, जो भी सीट्स हैं, मान लीजिए 100 हैं, 50 हैं, 50 का 10 टाइम्स आप कर लीजिए, 100 का 10 टाइम्स कर लिए। जितनी भी वैकेंसी आउट होंगी उसका जो 10 टाइम्स जो उसका होगा उसी के विद इन रहेंगे नंबर्स, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो मेंस में पहुंचेंगे। ठीक है, तो GK में क्या है, आपका GK में करंट अफेयर वगैरह आपसे पूछते हैं। और इंग्लिश में आपकी फ्लेयर इन इंग्लिश तरह से रहेगा कि आपकी इंग्लिश में क्या क्या, मतलब जो भी पंक्चुएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश का सिलेबस आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ये बताने वाली वो ये है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, नोट कर लेनी चाहिए ये चीज़। ठीक है, अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। जब आप प्री क्वालिफाई करते हो, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रिलिमिनरी जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, कि आपको प्री सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, आपके मार्क्स मेंस में नहीं ऐड होते हैं।
ऑल्दो मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो कंबाइंड आपकी जो एक कट ऑफ बनती है उस बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। प्री का बेसिकली काम यही होता है कि आप में उसका जो भी उनका क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल करके आप उसको क्वालिफाई करो। उसके बाद मेंस में अपीयर होने के लिए आपको पहले प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप जो मेंस में लिख के आओगे उसके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स आपके कंबाइंडली काउंट होंगे और उस बेस पे आपकी मेरिट बनेगी और फिर ये डिसाइड होगा कि आप क्वालिफाई आपने किया है या नहीं। ठीक है, अब अगर मेंस के सिलेबस की बात करें तो अगर डिफाइंड तरह से देखें कि मेंस में क्या क्या पूछा जाता है वो देख लेते हैं एक बार। तो मेंस का जो सिलेबस है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पेपर्स होंगे। 250 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब 250 का आपका जो जीके का पेपर होगा और जो अदर 3 पेपर जो हैं वो आपके 200 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट पेपर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जीके एंड इंग्लिश का जीके और लैंग्वेज का जो पेपर रहेगा आपका वो 250 मार्क्स का होगा। बाकी सिविल लॉ 1 200 मार्क्स का, सिविल लॉ 2 200 मार्क्स का, क्रिमिनल लॉ 200 मार्क्स का। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कहीं पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि जीके और इंग्लिश का जो पेपर आपका जो लैंग्वेज का पेपर रहेगा वो आपका 250 मार्क्स का होगा और सिविल लॉ 1 सिविल लॉ 2 200 मार्क्स के और क्रिमिनल लॉ का जो पेपर होगा आपका 200 मार्क्स का। तो अगर देखें तो आप 600 आपके ये लॉ पेपर के हो गए और 250 मार्क्स आपके हो गए उसके जीके के। तो 600 + 250 850 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर हो गया। ठीक है, तो जीके में आपका क्या है कि जीके में आपका करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है, तो इसको भी अगर आप डिवाइड करें तो 100 मार्क्स का आपका जीके और करंट अफेयर हो गया। 250 मार्क्स का जो जीके और करंट अफेयर का लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें 100 मार्क्स आपका जीके का हो गया इंक्लूडिंग करंट अफेयर और 150 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज हो गई जिसमें आपका ऐसे पूछा जा सकता है, ट्रांसलेशन, प्रेसिस राइटिंग, ये सब आपका इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज का पार्ट हो गया। ट्रांसलेशन मतलब इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश दोनों चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, तो 150 + 100 250 उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। 250 को 100 में जीके और 150 में आपका लैंग्वेज में डिवाइड किया गया है। अब अगर सिविल लॉ 1 की बात करें 200 मार्क्स का पेपर होगा ये। इसमें आपके जो पार्ट्स जो सिविल लॉ 1 के अंदर कौन कौन से एक्ट्स आएंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका सिविल लॉ 1 का पार्ट हो गया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल। अब दिल्ली रेंट कंट्रोल जो है वो जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान का भी जुडिशरी का फॉर्म निकला हुआ है, तो वहाँ भी जो राजस्थान की रेंट कंट्रोल के एक पेपर का माइनर एक्ट्स में राजस्थान रेंट कंट्रोल है। उसी तरह से दिल्ली का भी एक अपना रेंट कंट्रोल का एक एक्ट है, तो दिल्ली रेंट कंट्रोल भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको वो भी प्रिपेयर करना है। और लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो ब्रीफली अगर हम देखें तो सिविल लॉ 1 में क्या क्या हो गया आपका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ठीक है, इसके बाद आपका हो गया सिविल लॉ 2। सिविल लॉ 2 पे जो दूसरा पेपर 200 नंबर का जो है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सिविल लॉ 2 में आपका सिविल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ लिमिटेशन और लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये 4 पेपर आपके सिविल लॉ 2 के पार्ट हो गए। ये भी आपके 200 नंबर का कंबाइंड पेपर होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्रिमिनल लॉ पेपर का, जो भी 200 नंबर का होगा। जो क्रिमिनल लॉ आपका है वो 200 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या आएगा आपका, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आप देखेंगे कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सिविल लॉ 2 में भी पूछा जा रहा है और क्रिमिनल लॉ वाले पेपर में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये एविडेंस एक्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। 200 मार्क्स का वेटेज क्रिमिनल लॉ वाले पेपर का भी है, मैंने पहले ही बता दिया है। 200 मार्क्स के लॉ पेपर्स जो होंगे 3 पेपर होंगे। ठीक है, 250 मार्क्स का अपना आपका एक जीके और लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आई होप। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई मेंस के सिलेबस की कि मेंस में क्या क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन से पेपर्स हो रहे हैं, कितने पेपर्स हो रहे हैं और कितने मार्क्स के हैं। इसके बाद आपका आता है वाइवा वॉइस, यानी कि आपका इंटरव्यू, जो आपका 150 मार्क्स का होगा। तो आज जैसे आपने देखा था कि मेंस का 850 का सिलेबस हो रहा था, 850 मार्क्स का, 150 ये हो गया, तो 850 और 150 आपका 1000 नंबर हो गया। 1000 नंबर के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनेगी, उसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे उस बेसिस पे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो वाइवा वॉइस जो है वो आपका 150 मार्क्स का होगा। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि वाइवा वॉइस के लिए एलिजिबल कौन से लोग होंगे। तो मेंस में आपको 40% मार्क्स आपको हर पेपर में लेके आने हैं और कंबाइंडली आपको 50% मार्क्स लाने हैं। अब इसको अच्छे से समझा देता हूँ मैं कि जैसे आपने देखा कि जीके हो गया, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2,
क्रिमिनल लॉ हो गया। तो जीके में भी आपको 40% मार्क्स लाने हैं, 250 का 40% जो भी होगा वो लेके आना है आपको। और बाकी सारे पेपर्स में, सिविल लॉ 1 हो चाहे सिविल लॉ 2 हो चाहे क्रिमिनल लॉ हो, सब में आपको 40% मार्क्स आपको ईच में लाने हैं और कंबाइंडली आपको 50% आपका स्कोर होना चाहिए। इससे सिंपली ये चीज़ क्लियर होती है कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप अदर जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल कर रहे हो और किसी एक पेपर में बिल्कुल आप मार्क्स ला ही नहीं रहे हो। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ मैं कि आपको हर पेपर में 40% मार्क्स तो लाने ही हैं, ठीक है। और आपका कंबाइनिंग स्कोर 50% होना चाहिए मिनिमम, मतलब जैसे कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो तो मेरिट जो बनेगी वो अलग चीज़ हो गई, इतना तो आपको लाना ही है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो वाइवा वॉइस या इंटरव्यू में वही लोग पहुंचेंगे जो लोग 40% मार्क्स सभी पेपर्स में और 50% मार्क्स कंबाइंडली लेके आएंगे। ये मैं एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। ऑल्दो जो रिलैक्सेशन अदर कैटेगरीज को मिला हुआ है वो आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस इस तरह से। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रिलिमिनरी मार्क्स जो आपका है, प्री का जो पेपर है वो 200 नंबर का है, ठीक है, और 2.5 घंटे का होगा और जिसमें आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स वो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उसके मार्क्स आपके मेंस और इंटरव्यू में ऐड नहीं होते हैं। बट हाँ, 60% वाला जो क्राइटेरिया मैंने बताया था कि आपको क्वालिफाई करने के लिए जैसे 200 नंबर का है तो 120 मार्क्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए लाना है, ठीक है। उसके बाद मेंस का मैंने आपको बताया कि 4 पेपर में डिवाइड होगा और कैसे कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो के शुरुआत में। और इसके बाद इंटरव्यू में वो लोग एलिजिबल होंगे जिन्होंने 40% मार्क्स हर पेपर में लेके आए हैं और 50% का जो कंबाइंड जो स्कोर आपने वो मिनिमम स्कोर मतलब किया है अचीव, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप आते हो। फिर जो मेरिट बनती है वो एक अलग चीज़ है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपके इंटरव्यू और मेंस के एग्ज़ाम सिलेबस के हिसाब मतलब आपका स्कोर के हिसाब से वो होता है, वो एक अलग बात है। बट जो मिनिमम मेन जो मोटा मोटी बाय एंड लार्ज जो बात है वो मैंने आपको बता दी है। और हम अब आपको पता है कि अभी क्या नाम लॉकडाउन लगा, कोरोना इतना पीक पे था, इस वजह से एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो गया। बट हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जैसे सारे एग्ज़ाम धीरे धीरे आ रहे हैं, राजस्थान का देखिए निकला हुआ है, हरियाणा का ऑलरेडी फॉर्म्स आउट हैं, ठीक है, एमपी का मेंस भी चल रहा है, मतलब उसका पहले ही हो चुका है, बिहार भी आ चुका था। तो दिल्ली का भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर डेट तो मैं नहीं बोल सकता या फिर कोई पर्टिकुलर मंथ मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता क्योंकि अभी मेरे पास कोई अभी एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल पाई है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है। बट हाँ, ये श्योर है कि दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसी वजह से एक पर्पज़ था मेरा इस वीडियो को बनाने का कि एक बार आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाएं कि आपके जो आप थोड़ा बहुत होता नहीं एक लेथार्जिक फेज में चले गए थे वो आपकी ख़त्म हो जाए और आप वापस प्रिपेयर हो जाएं दिल्ली जुडिशरी को लेके। क्योंकि मैंने आपको पहले शुरुआत में बोला था कि ये जुडिशरी एग्ज़ाम्स में भी अपने एक अलग वैल्यू रखता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत चाहिए होती है। क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि कई बार आपके ऊपर से चले जाते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स आपको माइंड में रखने हैं। क्योंकि जैसे आप यूपी का जैसे सिलेबस अगर आप देखें तो यूपी का सिलेबस क्या है कि वास्ट तो है, बट क्वेश्चन आपको जैसे मान लीजिए आपने पूछ लिया कि क्या है कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में अंतर, तो आपसे प्लेन क्वेश्चन नंबर वर्ड्स तो अलग चीज़ हो सकती है, बट आपसे पूछ लेगा तो आप एक कहीं ना कहीं आप एक रिस्क ले सकते हो अटैम्प्ट करने का। आप मतलब इस तरह से आपको क्लैरिटी हो सकती है। बट इस दिल्ली जुडिशरी की अपनी एक रोल इसलिए रखता है वो क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपसे चीज़ें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछता है, वो चीज़ को आपने इतना ट्विस्ट करके पूछेगा जिसका मतलब ये है कि वो आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है ना वो चेक करते हैं कि आप कैसे, आपकी ग्रेस्पिंग पावर क्या है, आप क्वेश्चन को कैसे पकड़ पा रहे हो। इसीलिए दिल्ली जुडिशरी अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। वैकेंसीज भी हमेशा बहुत कम ही आती हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो आप जानते हैं कि क्या इसकी वैल्यू है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।